जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एम.के. शाह क्लासेस में स्वागत है। ये घटना चक्र आधुनिक भारत के इतिहास का ये 21वां और 22वां लेक्चर है। कहने को 21 नंबर में हम लोग देखेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और 22वां है होम रूल लीग आंदोलन। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स और जो अब तक के PYQ क्वेश्चन बने हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक थे इसलिए दोनों को एक ही वीडियो में समाहित किया गया है। तो इसमें कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है और होम रूल लीग आंदोलन के बारे में, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ यह दिसंबर 1916 में हुआ और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में समझौता भी किया था। यह समझौता सामान्यतया लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। प्रथम, उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व यानी 1907 में जो है कांग्रेस से निष्कासित किया गया था का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ। और दूसरा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महान भूमिका जो है निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। वर्ष 1916 से 1922 तक का जो काल है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक का काल माना जाता है। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही ये समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। अब इससे रिलेटेड जो अब तक के PYQ क्वेश्चन बने हैं, पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो ये कहाँ किए थे? ये किए थे लखनऊ में। यानी राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का सी विकल्प सही है, लखनऊ। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे और अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। कह रहा 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी किसने की थी? तो 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार अर्थात AC मजूमदार ने। तो राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का डी विकल्प सही, AC मजूमदार। कई बार UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध जो लखनऊ समझौता हुआ, उस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये कब हुए थे? ये हुए थे 1916 में। यानी राइट ऑप्शन 3 नंबर का डी विकल्प सही, 1916। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अतवादियों में उदारवादियों की पुनर्मिलन की जो प्रक्रिया है में प्रमुख शिल्पी के रूप में किसने काम किया? तो ये काम किया था एनी बेसेंट और तिलक ने। तो राइट ऑप्शन आपका, चूंकि इसमें तिलक का नाम नहीं है चारों ऑप्शन में, तो एनी बेसेंट होगा। तो फोर नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए विकल्प होगा, एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। पहला कि उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व यानी 1907 में कांग्रेस से निष्कासित किया गया था का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ, और दूसरा ये था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतवादियों में उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता कराया था वह बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। यानी राइट ऑप्शन 5 नंबर का ए विकल्प सही है, बी जी तिलक। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो ये निर्णय लिया गया था कि मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की, अर्थात मुस्लिम लीग की जो अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी। ये कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। तो राइट ऑप्शन 6 नंबर का ये विकल्प सही है। इसमें लिखा हुआ है कि वर्ष लखनऊ समझौता 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से ये कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली है जिसके ऊपर 30 वर्ष बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कांग्रेस ने पहली बार यानी प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, और वो वर्ष आपको बताना है, वो वर्ष था, तो वो वर्ष था 1916 जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। इसी में जो है पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की गई थी। तो राइट ऑप्शन 7 नंबर का बी विकल्प चाहिए, 1916। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है 1916 से 1922 तक। यानी राइट ऑप्शन 8 नंबर का बी विकल्प सही है, 1916 से 1922 तक का जो काल है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ये समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? असत्य आपको बताना है। तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की, ये गलत है, क्योंकि अंबिका चरण मजूमदार ने ही इसकी अध्यक्षता की थी लखनऊ अधिवेशन 1916 की। तो चूंकि असत्य पूछ रहा है तो पहला वाला ही हमारा जो विकल्प है वो असत्य है। बाकी बी कह रहा है इस अधिवेशन में उदारवादी उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ, ये सही है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन जो असत्य है वो 9 का ए विकल्प असत्य है। वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ने कहा कि 10 वर्षों के दुखद अलगाव तथा गलत फहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों जो कि उदारवादी एवं उग्रवादियों ने अब यह महसूस किया है कि अलगाव उनकी पराजय और उनकी एकता उनकी जीत है। अलगाव उनकी पराजय है
और एकता उनकी जीत है। अब भाई भाई फिर मिल गए हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो ये कराया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। यानी राइट ऑप्शन 10 नंबर का डी विकल्प सही है, लखनऊ अधिवेशन 1916। और अब उसके बाद में जो है होम रूल लीग से, चूंकि छोटे छोटे टॉपिक थे तो होम रूल लीग से रिलेटेड पहले फैक्ट देख रहे हैं, फिर इससे जो अब तक के PYQ क्वेश्चन बने हुए हैं उनको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है जो होम रूल लीग आंदोलन है ये अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। बहुत बार ये पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया की संस्थापक कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। और मराठा भी कई बार पूछा गया और केसरी भी पूछा गया है कि मराठा और केसरी का जो है संपादन किसने किया? तो तिलक ने किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे तथा सचिव NC केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट द्वारा जो स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्य क्षेत्र का बंटवारा भी कर दिया था। तिलक के लीग के जिम्मे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार थे। देश के शेष हिस्से में जो है एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। दोनों लोगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके तिलक कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते हैं और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उदारवादी जो शासन था, प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा जैसे कर्नाटक, ऑस्ट्रेलिया में। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में ये आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा। वर्ष 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, तो लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। बेसेंट की लीग के संगठन के जो मंत्री थे जॉर्ज अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करे। थियोसोफिकल सोसाइटी कई बार पूछा गया है कि स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावेटस्की तथा कर्नल अलकाट ने की थी और एनी बेसेंट 1889 में इसकी सदस्य बनी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी कई बार पूछा गया है और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी अमेरिका में। अब ये होम रूल लीग से रिलेटेड जो भी अब तक के PYQ क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चनों में देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो ये आरंभ किया था एनी बेसेंट ने, यानी राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का ये विकल्प सही, एनी बेसेंट। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वर्ष 1915 से 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी और इसके की गई थी नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में की गई थी? तो तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आरंभ किए गए थे। तो राइट ऑप्शन सेकंड का ए विकल्प सही है, तिलक एवं एनी बेसेंट। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही। तो एनी बेसेंट मुख्यतः किससे संबंध रही? ये गृह शासन आंदोलन से संबंधित रही। तो राइट ऑप्शन 3 नंबर का बी विकल्प सही, गृह शासन आंदोलन। एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन अर्थात होम रूल आंदोलन से संबंध थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट के द्वारा ही बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आंदोलन हुआ, जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, वह कौन सा आंदोलन था? तो वो आंदोलन था होम रूल आंदोलन। यानी राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, 4 नंबर का होम रूल आंदोलन। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक का था, एनी बेसेंट का था और एम सुब्रमण्यम अय्यर का था, लेकिन टी.एस. अलकाट का नहीं था। तो राइट ऑप्शन जो है डी विकल्प सही होगा। होम रूल लीग की स्थापना में टी.एस. अलकाट का योगदान नहीं था। 5 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। टी.एस. अलकाट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग को आरंभ किया। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग से नहीं जुड़ा था? तो होम रूल लीग से सी.आर. दास नहीं जुड़े थे, बाकी एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी, एस सुब्रमण्यम अय्यर जुड़े हुए थे, बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए थे। तो 6 नंबर का राइट ऑप्शन ये विकल्प है सी.आर. दास। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? वो था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ ये 1916 में हुआ, जिसमें होम रूल जो समर्थक थे अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने में सफल रहे। तो 7 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि होम रूल आंदोलन जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। यानी 8 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उदारवादी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? आपको असत्य बताना है कि इसमें असत्य क्या है। पहला कह रहा है कि सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत की। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। ये भी सही है। और तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेद के उपरांत दोनों लीग बनी रही। तो चूंकि इसमें स्टार लगा हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ था। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की गई और दोनों लीगें एक दूसरे की पूरक थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 माह बाद अर्थात सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक की लीग जो थी वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार की 6
शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से जो थे वो एनी बेसेंट के लीग के जिम्मे आए। बेसेंट के लीग का संगठन बहुत ही ढीला था, कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्यक्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लोगों ने अपने विलय नहीं किए, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके जो तिलक यानी कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते हैं और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। इस प्रकार तिलक एवं एनी बेसेंट में मतभेद नहीं थे। और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। तो ये कब मिलाया गया था? इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन के जो प्रस्तावक थे वो एनी बेसेंट थी, यानी राइट ऑप्शन 11 नंबर का ए विकल्प सही है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी तक फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थी। और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एनी बेसेंट के बारे में लिखा हुआ है कि पहला है कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी एनी बेसेंट। दूसरा कह रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापका थी। तीसरा कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। तो इसमें जो है पहला कह रहा कि कोड का प्रयोग करके सही कथन को चुनना है। तो एक तो पहला आपका सही है और एक सही है तीसरा। चूंकि थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापका ये नहीं थी तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है, यानी राइट ऑप्शन 12 नंबर का सी विकल्प सही है। भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट ही उत्तरदायी रही। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि इससे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन जो कि दिसंबर 1917 की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो मैडम ब्लावेटस्की तथा कर्नल अलकाट ने की थी। और एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य बनी थी। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही हैं जबकि 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो 1920 में जो है ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था। तो राइट ऑप्शन 13 नंबर का ए विकल्प सही, ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसमें कह रहा है कि होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था। तिलक की इंडियन होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। लीग का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा। तो ये दोस्तों रहा, इसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किए। एक तो आपका जो है टॉपिक था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और दूसरा था होम रूल लीग आंदोलन। इस हिसाब से हमारा जो लेक्चर है वो 21 और 22 एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और वो होगा गांधी युग, अर्थात गांधी के जितने भी मूवमेंट आंदोलन हुए शुरू से लेकर के और सारी चीजें जो भी गांधी पे कम से कम क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वो वीडियो आएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक जरूर किया करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।